सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 10 जो कि है क्लास 11 की लास्ट यूनिट जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो चलो फिर देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारी यूनिट कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में सबसे पहला कंटेंट है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती क्या है। सेकंड कंटेंट दे रखा है यूनिट 10 के अंदर ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड के अंदर ओवरलोड क्या चीज़ होती है, अडेप्टेशन क्या होता है और रिकवरी किस तरीके से की जाती है। थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का जान बोलते हैं वो है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। मतलब डोपिंग क्या होती है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। तो सबसे पहले दे रखा है इन लोगों ने ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। ऑब्वियस है ये भी बात कि ट्रेनिंग क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है, किसी भी टास्क के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड दे रखा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में लिखा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस। मतलब इसमें भी प्रिपरेशन की जाती है, किसी टास्क के ऊपर स्पोर्ट्समैन करता है ताकि उसकी हायर परफॉर्मेंस अचीव हो सके। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो चीज़ होती है। ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। देन हमको दे रखा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो हमेशा याद रखना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहला होता है प्रिपरेटरी पार्ट, ठीक है, जिसमें प्रिपरेशन की जाती है। सेकंड होता है कॉम्पिटिशनल पार्ट, जिसमें कॉम्पिटिशनल वाली चीज़ की प्रिपरेशन की जाती है। थर्ड होता है ट्रांजिशनल पार्ट, जिसमें रिकवरी की जाती है या सेशन ऑफ बोलते हैं जिसको, है ना, जिस समय सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर अगर ईयर वाइज प्लानिंग करनी होती है तो 3 साइकिल्स चलती हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल हमेशा मंथ में होती है। फिर होती है मैसो साइकिल। मैसो साइकिल हमेशा काय में होती है, डेज में होती है ना, डेज में नहीं होती है, मतलब 15 डेज वीक्स में होती है। ठीक है। और फिर होती है सबसे लास्ट एंड मिनिमम होती है जो माइक्रो साइकिल, वो होती है डेज में। ये 1 2 3 का प्लान करना, 4 5 6 दिन के लिए प्लान करना, कोई सा भी वर्कआउट। ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन पीरियड। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस पीरियड प्लेयर अचीव द फिजिकल फिटनेस एंड स्किल एफिशिएंसी फॉर द कंपटीशन। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक चीजों का प्रिपरेशन किया जाता है किसी भी गेम के ऊपर, किसी भी टास्क के ऊपर। ठीक है, जो भी उसको ट्रेन करना होता है। सेकंड होता है कॉम्पिटिशनल पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस पीरियड player participate for competition and aims to achieve the top performance। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिशनल पीरियड के अंदर प्लेयर कंपटीशन पे फोकस करता है कि, है ना, उसकी हायर परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस कैसे निकल पाए। देन लास्ट होता है हमारा ट्रांजिशनल पीरियड, जिसको बोलते हैं हम ऑफ सीजन। इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दिस इज अ रिलैक्सिंग पीरियड आफ्टर कंपटीशन टू रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जब कंपटीशन खत्म हो जाता है, प्रिपरेशन खत्म हो जाता है, तो प्लेयर को एक रिलैक्स करने के लिए कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए टाइम मिलता है जिसमें वो रिलैक्स करता है, स्ट्रेस फ्री होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों चारों कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। पहला होता है प्रिपरेशन पीरियड, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें, जो भी गेम से रिलेटेड वो वर्क करना चाहता है, बेसिक बेसिक चीज़ों पे वर्क करता है 6 मंथ तक, है ना। फिर उसके कंपटीशन आ जाती है, सेकंड होता है कॉम्पिटिशनल पीरियड। कंपटीशन आ जाती है तो वो कंपटीशन पे वर्क करता है ना, कि कंपटीशन के समय उसका हायर परफॉर्मेंस कैसे निकाला ले, कोई भी कोच उसके उस पर वर्क करता है। थर्ड होता है ट्रांजिशनल पीरियड, आपकी बेसिक परफॉर्मेंस खत्म हो गई, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड भी खत्म हो गया। ठीक है, कंपटीशन भी निकल गई, आपकी परफॉर्मेंस भी निकल गई, पर अब उससे जो थकान हुई है उससे स्ट्रेस फ्री कैसे किया जाए, तो उसके लिए ट्रांजिशनल पीरियड होता है, उसको बोलते हैं ऑफ सीजन। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और आपको 1 ईयर साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक होती है मैक्रो साइकिल जो कि मंथ में डिवाइड होती है, याद रखना हमेशा। फिर होती है मेसो साइकिल जो कि हमेशा काय में डिवाइड होती है, वीक्स में डिवाइड होती है। और एक होती है माइक्रो साइकिल जो कि काय में डिवाइड होती है, डेज में डिवाइड होती है। मतलब ये भी एक तरीके से डे टू डे वर्कआउट के लिए प्लान किया जाता है। ठीक है, कि हम 6 मंथ प्लान करेंगे, फिर हम बात करें वीक में परफॉर्म करेंगे, है ना, या फिर हम बात करें डेज में वर्कआउट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ों से पूरा क्लियर हो चुका होगा। देन आपको क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा कंसेप्ट दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखना सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कोई सी भी चीज़ का कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। ऑब्वियस सी बात है,
कि हमको जब भी हम कोई सा स्पोर्ट्स के ऊपर या कोई से भी गेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, ब्रेक कम लेना पड़ेगा, है ना, रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव फर्दर। आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया इसका। फिर सेकंड है इसका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है, प्लान वेज, है ना, प्लान करी हुई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि जिस चीज पे आपको वर्क करना होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक या साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी होती है। दूसरा प्रिंसिपल ये हो गया, ये लिख सकते हो आप। थर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितना ओवरलोड करना है ना, इसका भी प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस समय कितना ओवरलोड करना है, कितना लोड लेना है ना, कितना अडाप्ट करना है। ये थर्ड इसका प्रिंसिपल होता है। फोर्थ होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। आप क्योंकि लोड भी ले रहे हो, कंटिन्यू भी रह रहे हो, स्पेसिफिक साइंटिफिक ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो आपको लास्ट में क्या करना होता है, आपको ऑब्वियस है कि आपको रेस्ट और रिकवरी के बारे में पता होना चाहिए यार, कि हमने आज इतना वर्कआउट कर लिया आज के दिन में, तो हमको थोड़ा रेस्ट लेना है, या हमको कुछ हमारे स्प्राउट्स खाने हैं, या हमको कुछ जूस पीना है ताकि हमारी बॉडी रिकवर हो सके। आपको ये पता होना चाहिए। ये चारों प्रिंसिपल हैं, ये आप एग्जाम में लिख के आओगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये मैं प्रूफ बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रिंसिपल लिख के आओ, आपको नंबर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सबको पता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग लोड। लोड क्या है, लोड इज द अमाउंट ऑफ वर्कआउट और एफर्ट डन बाय द इंडिविजुअल। ये इसने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब मैं आपको समझाता हूँ लोड होता क्या है। वो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो किसी इंडिविजुअल पर इसलिए डाली जाती है ताकि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, है ना। ट्रेनिंग लोड क्या हुआ, इसलिए डाल रहे हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग लोड ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए, ठीक है। ये क्लियर है आपको। देन नेक्स्ट दे रखा है हमको ओवरलोड। ओवरलोड की डेफिनेशन दे रखी है, इट इज डूइंग वर्कआउट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी जितनी भी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाना। सपोज एक बंदा डंबल कर रहा है, वो 15 का सेट लगाता है, 15 के बाद उसको ट्रेनर बोल रहा है कि 15 के बाद तू 4 और लगा, और 4 होने के बाद बोल रहा है 2 और लगा, उससे ओवरलोड ट्रेनिंग करवा रहा है ना। तो काय के लिए, बियॉन्ड द कैपेसिटी कर रहा है वो अपना वर्कआउट, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं तो क्या होता है, ये लोड हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, और परफॉर्मेंस को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरलोड, हमेशा याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट दे रखा है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन मीन्स व्हेन बॉडी फील्स कंफर्टेबल टू द ओवरलोड एंड पर्सन डोंट फील ओवर स्ट्रेस। दैट मीन कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अडेप्टेशन उसको बोलते हैं किसी भी चीज को अडॉप्ट करना। मतलब आप ट्रेनिंग लोड कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, आपने उन चीजों को ओवरलोड को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। आप मतलब उसके यूज टू हो चुके हो, उसको अडॉप्टेशन बोलते हैं। ये क्लियर है आप। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है रिकवरी। रिकवरी की अगला चीज क्या होती है, रिकवरी इज द रेस्ट ड्यूरिंग द वर्कआउट सो दैट बॉडी सिस्टम गेट बैक टू द नॉर्मल। ऑब्वियस है, इसका मतलब क्या होता है कि रिकवरी वो चीज होती है, मतलब हमने कोई सा वर्कआउट करा है, ट्रेनिंग करी है, उसके बाद हमको रेस्ट करना ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आ सके, इसी को रिकवरी कहते हैं। या आज हमने चेस्ट ही चेस्ट लगाया है, जिम में जाके चेस्ट करा गया है, तो हमको चेस्ट को रिपेयर करने के लिए, वापस से नॉर्मल लाने के लिए हमको थोड़ा सा मतलब क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा वर्कआउट के बाद, उसी को रिकवरी कहते हैं। या इसके लिए हिंदी में कोई सी लाइन बनी है तो वो लाइन ये होगी कि ट्रेनिंग के दौरान हमने जो भी कुछ खोया है उसे रिगेन करना। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो नेक्स्ट चीज दे रखी है डोपिंग। इस चैप्टर की जान है डोपिंग, ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। डोपिंग की डेफिनेशन इन लोगों ने दे रखी है, डोपिंग इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ ड्रग्स और ब्लड प्रोडक्ट टू इंप्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस। मतलब डोपिंग क्या है, एक प्रकार का ड्रग है, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, डोपिंग इज अ प्रोसेस, है ना, जिसमें कोई भी एथलीट यूज करता है कौन सा सब्सटेंसेस, तो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस यूज करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। आपको इतना सा लिख के नहीं आना है, इसके अंदर 2-4 चीजें और बढ़ा सकते हो, मैं बताता हूं आपको क्या है वो। अगर आप ये लिखते हो तो इसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ये याद रखना। द यूज ऑफ ड्रग टू इनहेंस परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड अनएथिकल एंड बैंड बाय। किस किस ने बैन करी है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आईओसी, दैट मीन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वाडा, वर्ल्ड
एंटी डोपिंग एसोसिएशन, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, ये याद रखना है ना। तीनों चीजें आपको याद रखना है। कौन कौन सी, आईओसी का मतलब आपको पता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा होती है। दोनों के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्होंने इसको बैन कर रखा है, ये लाइन लिखने से आपका डोपिंग की डेफिनेशन में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं भला हम डोपिंग के क्लासिफिकेशंस की। डोपिंग होती कितने प्रकार की है, तो डोपिंग कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले होती है फिजिकल और केमिकल डोपिंग या फिजिकल और केमिकल ड्रग। सेकंड होती है ब्लड डोपिंग। थर्ड होती है जीन डोपिंग। तीनों को अच्छे से समझाने वाला हूं, तीनों के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो भी मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल और केमिकल ड्रग। इसके अंदर सबसे पहला आता है स्टीमलाइट, सेकंड आता है नार्कोटिक्स, थर्ड आता है स्टेरॉइड्स, फोर्थ आता है बेटा ब्लॉकर्स और 5 आता है डियूरेटिक्स। आप ये पूरे पांचों को लिख के भी आएंगे और डिफाइन करके भी आएंगे, ठीक है। मैं इसको बताता हूं आपको होता क्या क्या। तो सबसे पहला आता है स्टिमुलेंट, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ये एक प्रकार की पिल्स होती है, केमिकल पिल्स होती हैं, जिससे बॉडी को ग्रो करा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का ड्रग्स होता है, मतलब केमिकल पिल्स है ना, जिससे बॉडी को ग्रो करा जाता है, स्टिमुलेंट। देन नेक्स्ट हमको देख रखा है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स भी इमेज से क्लियर हो रहा होगा आपको। नार्कोटिक्स के अंदर पाउडर दे रखा है, जैसे कि आपको पता है पाउडर क्या होता है, ड्रग्स होता है, ठीक है ना। और क्या होता है केमिकल, इसको और क्या बोलते हैं अपन, ओपीएम जो होता है, गांजा जो होता है, ये सब इसके अंदर आता है। कोकीन जो होता है इसके अंदर आता है, नार्कोटिक्स के अंदर सबको पता है। हीरोइंस आता है वो इसके अंदर आता है, मैथाडोन आता है इसके अंदर आता है ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है, मॉर्फिन इसके अंदर ही आता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये नार्कोटिक्स के अंदर आती है ना। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है स्टेरॉइड्स। पिक्चर से इमेज क्लियर हो रहा होगा, इंजेक्शन ले रहा है अपनी मसल पे, ताकि मसल वहाँ का ट्राइसेप्स इसका बड़ा हो पाए। मतलब यार ऑब्वियस है कि इसकी बॉडी का मसल बड़ा हो जाए उस जगह का जहाँ पे इसने इंजेक्शन लिया है। स्टेरॉइड्स क्यों यूज़ किया जाता है, कोई सा भी वेट बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कोई सी मसल्स को दिखाने के लिए, ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को इस पिक्चर से ये भी क्लियर हो चुका होगा स्टेरॉइड्स मीन्स क्या है। अब आप लोगों को लिखना मन से ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा ब्लॉकर्स। तो बेटा ब्लॉकर्स क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल पिल्स ही होता है ये भी, पर इसके अंदर एक लाइन लिख के आना, दे आर एंजाइटी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, विच आर यूज्ड इन गेम्स दैट इन्वॉल्व कंसंट्रेशन एंड रिस्क। मतलब आपका कंसंट्रेशन हो पाए, आप रिस्क कम हो पाए, आप फोकस कर पाए, इसीलिए बेटा ब्लॉकर्स का यूज करा जाता है। और कौन कौन से लोग यूज करते हैं बेटा ब्लॉकर, कौन कौन से गेम्स में यूज होता है, शूटिंग में, स्काई डाइवर्स, ताकि वो फोकस कर पाए, जंपर्स, मोटर रेसलिंग प्लेयर्स, है ना, ये सब लोग बेटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं ताकि उनका फोकस्ड हो पाए, है ना, वो भटके नहीं और जीत पाए, टॉप परफॉर्मेंस निकाला जाए। तो ये भी बैन कर रखा है, ठीक है, बेटा ब्लॉकर्स भी। देन नेक्स्ट दे रखा है ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये पानी की तरह घुल जाती है और यूरिन में प्रोडक्शन बनाती है, यूरिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बना देती है, ठीक है। अब ये क्यों यूज करते होंगे भैया ड्यूरेटिक्स, तो ये याद रखना बॉडी वेट को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द पर्सन रिड्यूसेस बॉडी वेट इन वेरी शॉर्ट पीरियड, वो एथलीट इसको यूज करते हैं ड्यूरेटिक्स पिल्स को, ताकि उनका बॉडी वेट कम हो जाए और वो कोई सी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले पाए। तो आप लोगों को आई थिंक ये फिजिकल और केमिकल ड्रग 5 तरीके आते हैं, ये पूरे लिख के आना और डिफाइन करके आना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये याद रखना। देन नेक्स्ट आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड डोपिंग। भैया ब्लड डोपिंग क्या होता है, पिक्चर से समझ में आ रहा होगा, किसी का ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू। अब देखो इसने डेफिनेशन दे रखी है, ब्लड डोपिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल काउंट इन एथलीट बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफर। दैट मीन क्या है इसका मतलब, कोई से भी एथलीट का ब्लड ट्रांसफर करना, ब्लड निकालना और दूसरे एथलीट में डालना, ताकि उसके रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। उससे क्या होगा, उसकी बहुत सारी चीजें, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसका इंड्योरेंस बढ़ जाएगा, है ना, उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा, उसका पावर बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन में, एक एथलीट का दूसरे एथलीट में ब्लड का ट्रांसफर करते हैं, सब फॉर एग्जांपल अगर मैं उसेन बोल्ट का ब्लड ट्रांसफर कर दूं किसी एथलीट के अंदर, तो उसेन बोल्ट की जो एबिलिटी है, जो पावर है, वो उस बंदे के अंदर चले जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ब्लड डोपिंग करना, ब्लड का एक्सचेंज करना। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। इसका पर्पस क्या है, टू इंक्रीज एनर्जी, स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें इसका पर्पस है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, इतना ही लिख के आना ब्लड डोपिंग के आपके अंदर। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा, पर ये डिसएडवांटेजेस होते क्या है, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस हैं डोपिंग के, ये हम समझते हैं।
देखो, दो प्रकार के डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक तो होते हैं फिजियोलॉजिकल और एक होते हैं साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं? मेल पैटर्न बाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, एकने हो सकता है ना, पिंपल्स हो सकते हैं, एक्सेस बॉडी हेयर्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है या ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स हो सकता है, मतलब अपने अपने फेस पे हेयर उग सकते हैं, है ना। आपको क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है, लीवर का आपका खराब हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है ना, कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, स्ट्रोक आ सकता है आपको, ब्रेन स्ट्रोक्स आ सकता है, कार्डिक हाइपरथेरेपी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। ये सब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर आप डिसएडवांटेज करते हो डोपिंग का, ठीक है। सेकंड होता है साइकोलॉजिकल, क्या डिसएडवांटेज होते हैं इसके? तो साइकोलॉजी क्या होते हैं? तो आप एडिक्ट हो जाओगे इस चीज के, पहली चीज तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये होता है। थर्ड, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप अग्रेशन वायलेंस करने लग जाओगे, है ना। और क्या हो सकता है? आपको आपका मूड बहुत अच्छी से चेंज हो सकता है, आपको पैरानोमिया हो सकता है ना, यूरोफ्यूरिया हो सकता है आपको। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे आपके अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। तो इतने सारे डिसएडवांटेज होते हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, और दोनों एजेंसीज भी आपको यही बोलती है, आईओसी भी आपको यही समझाती है, वाडा भी आपको यही समझाती है, नाडा भी यही समझाती है कि आपको डोपिंग नहीं करना चाहिए, आपको इम्प्रूव करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को, है ना, वो भी बिल्कुल जेनेटिक या जेन्युइन तरीके से, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।